स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभाषण शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय से भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाने का विरोध करना शुरू कर दिया और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक आतिशी को बाहर निकाला गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण में हंगामे से बाधा पड़ गई और एलजी ने सदन में कहा कि राजस्व बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण के लिए लघु मध्यम और दीर्घकालिक योजना लागू करेगी। दिल्ली को सबसे स्वच्छ शहर और स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान लाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, जिस तरीके से हम देखें लगातार सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा होने की खबरें वो सामने आती जा रही है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है। बिल्कुल जिस तरह से जो है विधानसभा सत्र की जब घोषणा हुई थी, पहले फैसला की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया था कि सदन के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखेंगे, तभी ये तय हो गया था कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सदन तकरार शुरू होगी। क्योंकि कल सदन का पहला दिन था। कल सदन में हल्की फुल्की नोक-झोंक जरूर हुई थी, लेकिन क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह था, सम्मानित जो विधायक हैं, जो विधायक पद की शपथ लेंगे, तमाम विधायकों ने सबसे पहले कल जब शुरुआत हुई तो प्रोटेम स्पीकर का शपथ हुआ, उसके बाद तमाम विधायकों का शपथ हुए, फिर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। आज जैसे ये घोषणा थी 11 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जो है अभिभाषण पेश करेंगे। अभिभाषण के बाद जो है सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। और जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि दिल्ली के जो विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है उसमें सरदार भगत सिंह और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें हटाई गई हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर आरोप लगा कि भाजपा दलित और सिख विरोधी है, इसलिए उन्होंने तस्वीरें हटाई। उस पर जो है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि तस्वीरें हटाई नहीं गई हैं, तस्वीरों का स्थान बदला गया है। और जिस स्थान में पहले बाबा साहब अम्बेडकर या भगत सिंह तस्वीर लगी तो वहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरें लगी हैं। और इसी कमरे में दूसरे कोने पे जो है वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर या भगत सिंह तस्वीरें लगा दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जब उपराज्यपाल का अभिभाषण शुरू था उसके दौरान जो है हंगामा शुरू कर, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के 13 विधायक, जिसमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आती थी, उनके समेत 13 विधायकों को सदन कार्रवाई से जो है स्पीकर वीर गुप्ता ने जो है बाहर किया। उसके बाद जो है हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर आती थी अपने 12 अन्य विधायकों के साथ जो है सदन से बाहर आती है और प्रदर्शन करते हुए विधानसभा परिसर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के बाहर बैठकर धरना देती है और कहती है, आरोप लगाती है ये सरकार दलित विरोधी और ये सिख विरोधी है। वहीं दूसरी तरफ जब जैसे राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होता है, राज्यपाल बाहर आते हैं और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि जिस तरह सीएजी की रिपोर्ट जो है पिछली सरकार ने जब आई थी वो संवैधानिक संविधान के खिलाफ था, लेकिन ये सरकार जो सभी सीएजी की रिपोर्ट जो लंबित रिपोर्टें उसे पेश करेगी। इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है सीएजी की जो रिपोर्ट थी, जो पहली रिपोर्ट थी, वो पिछली सरकार की शराब नीति को लेकर थी, जिसमें जो है रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इस नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ है। यह पॉलिसी कमजोर और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी कर हुई। एक्सपर्ट पैनल ने इसे कुछ बदलाव के सुझाव भी दिए थे, लेकिन तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे जो है नजरअंदाज कर दिया था। तो यह कुछ आरोप जो है सीएजी की रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाती कि 2000 करोड़ का शराब नीति कारण घोटाला हुआ, जिसे एक्सपर्ट ने अपनी राय भी दी थी। लेकिन तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया जो उस समय डिप्टी सीएम भी थे, उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच अभी भी सदन के अंदर नोक-झोंक जारी है। लगातार विरोध और टिप्पणी के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है
सीजी की रिपोर्ट रखी उन्होंने सदन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो राज्यपाल के उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ये जोरदार हंगामा और 22 विधायक यानी कि आम आदमी पार्टी के जो 22 विधायक हैं तमाम लोगों को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। और विधानसभा सत्र के दौरान एक तरफ हम बात करें तो बीजेपी की ओर से सीएजी रिपोर्ट पेश करने की खबर सामने आ रही, वहीं दूसरी तरफ BR अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटाए जाने को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और उनका कहना है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर लगाई है वो BR अम्बेडकर से बड़ी है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। तो ये बड़ा हमला आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है, यानी कि अब राजधानी में भी सियासत बेहद दिलचस्प और कड़ी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिलेगी। जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी यार मोबाइल वाला कौन है? दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर होती थी, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है? और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका सम्मान और मेरी सरकार की दिशा तय करेगी। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। मेरी सरकार इन 10 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी: भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सशक्तिकरण, गरीबों का कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अच्छी शिक्षा, अच्छा मॉडल, विश्व स्तरीय सड़कें, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली, स्वच्छ यमुना, स्वच्छ जल और अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण। ये तमाम मुद्दे सरकार के अंदर में जो है वो प्रक्रियाशील है ताकि इन पर आगामी दिनों में अच्छे से काम किया जाए और दिल्ली को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मध्यत्व जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी: भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल। माननीय प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री और दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो की जगह पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी। और मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी डॉक्टर BR अम्बेडकर से बड़े हैं? क्या वह डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जगह ले सकते हैं? और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और कहा कि हम सदन से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है
कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस ने प्रदेश में उत्तराखंड में सख्त भू कानून के लिए उत्तराखंड संशोधन 2025 विधेयक के विधानसभा में पारित होने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि एक ही राज्य में सरकार 2 भू कानून को लागू करना चाहती है, जिसका विरोध करते हैं। सरकार ने राज्य के भू कानून को और अधिक कमजोर कर दिया है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों का बीजेपी ने खंडन किया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना ही रह गया है। बताते चले, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां भू कानून पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी और बात करें तो कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर और कांग्रेस ने सवाल उठाए कि एक ही राज्य में 2 भू कानून को लागू करना ठीक नहीं है। और हमारे साथ अजय पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय पांडे, जिस तरीके से हम देखें भू कानून को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं और एक बार फिर अब कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा हमला किया जा रहा है, कह रहे एक राज्य में 2 भू कानून लागू नहीं किए जा सकते। देखिए जूही, जिस तरह से कांग्रेस के लोग मुखर हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता मुखर हो रहे हैं, तो जाहिर है कि वो इस विषय को और अधिक गंभीरता के साथ उठाने की बात कर रहे हैं, जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो नया भू कानून बना है उसमें उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले को छोड़ दिया गया है और बाकी 11 जो जिले अन्य हैं वहां के लिए जो तमाम प्रतिबंध नए भू कानून के तहत है वो लागू किए गए हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीद नहीं सकता है आवासीय परिसर के लिए। इसके अलावा अगर कोई अन्य कार्यों के लिए, चाहे खेती की जमीन हो या चाहे इंडस्ट्री के लिए हो, तो उसके लिए भी जो पर्वतीय 11 जिले हैं वहां पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोई भी व्यक्ति जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है और उसको लेकर के उसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिस तरह से नए भू कानून में ये तमाम संशोधन किए गए हैं। इससे पहले भी चूंकि भू कानून यहाँ पर लागू था, लेकिन उसमें तमाम तरह की शिथिलताएं दी गई थी और बाहरी लोग भी यहाँ पर आराम से जमीनों की खरीद फरोख्त कर सकते थे। तो ऐसे में इस नए भू कानून को लेकर के जहाँ एक और कांग्रेस की ओर से विरोध जताया जा रहा है और वहीं बीजेपी की ओर से इस नए भू कानून को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश की जनता मांग कर रही थी, लोग आंदोलन कर रहे थे और वो चाहते थे कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू हो, तो उत्तराखंड सरकार ने इसके लागू किया है और अब इसके परिणाम यहाँ पर सकारात्मक देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें भू कानून को लेकर लगातार चाहे वो सत्र की बात करें या नॉर्मल दिनों में, चुनावी दिनों में, तमाम दिनों में इसको लेकर सवाल जवाब उठाए जाते रहे हैं और अभी भी वही कहा जा रहा है। लेकिन भू कानून को लेकर जिस तरीके से हम देखें सरकार अपने पक्ष रख रही है, विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये रस्साकसी की स्थिति लगातार बनी की बनी है। देखिए जूही, ये जो सारा मामला 11 जिलों को जो जिस तरह से वहां पर प्रतिबंध लगाया गया है और बाकी के जो 2 जिले हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहां पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसी बात को लेकर के रस्साकसी जारी है। हालांकि पहले से भी तमाम लोग, स्थानीय लोग, राजनीतिज्ञ और तमाम दलों के जो नेता हैं वो इस भू कानून को लेकर के पैरवी कर रहे थे और सभी लोग चाहते थे कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू हो। तरह से हिमाचल प्रदेश में सख्त भू कानून लागू है, उसी तरह से यहाँ पर भी लागू हो। लेकिन विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ये विधेयक पारित हुआ है और उसमें 11 जिलों में कोई भी खरीदारी नहीं कर सकता है बाहरी व्यक्ति, लेकिन जो 2 जिले हैं वहां पर छूट दी गई है। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक ही प्रदेश में 2 भू कानून कैसे लागू हो सकता है, कैसे ये माना जाए।
कि सरकार जो है उत्तराखंड के विकास को लेकर के और उत्तराखंड के जो तमाम लोग हैं जो आंदोलन कर रहे थे उनको उनके आंदोलन को लेकर के सरकार ने एक फैसला किया है। इसी बात को लेकर के कांग्रेस की ओर से आवाज उठाई जा रही है। हालांकि देखिए ये भू कानून विधानसभा में पारित हुआ है, पूर्ण बहुमत के साथ पारित हुआ है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर है कि अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब मुखर हो रहे हैं और वो इसको लेकर के आंदोलन की बात कर रहे हैं। जी, और एक तरफ हम देखें जिस तरीके से, तो साफ तौर पर अब जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अब इनका जो काम है वो केवल विरोध करना रह गया, यानी कि हमला दोनों ही तरफ से अभी भी जारी है, भले ही कानून पास हो चुका हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नए भू कानून पर सवाल अभी भी उठ रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार हमलों का दौर जारी है। बीजेपी के लोगों को तो करना ही है मुख्यमंत्री का आभार। आप मुझे बताइए, 2 मंडलों का प्रदेश है, 13 जनपद है, 13 जनपदों में से 11 जनपदों में भू कानून, वो भी बहुत ही कमजोर भू कानून है, वो लागू होगा और 2 राज्यों में लागू नहीं होगा। तो एक राज्य में कभी 2 कानून आपने सुने हैं? तो ये तो भाजपा का एक षड्यंत्र है, सरकार का एक षड्यंत्र है कि आइए और जो है खुलेआम जो है इस प्रदेश के अंदर जमीन की खरीद फरोख्त करने का काम करे। कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है और जनता उनको ठीक टाइम पर उसका सबक सिखाती है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सशक्त वो कानून बना है जिसका उनको स्वागत करना चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए और केवल अच्छी चीज़ों का विरोध करने का जो नेचर कांग्रेस का बन गया, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। बीजेपी और बढ़ते हैं आगे, हरदोई से खबर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश के हरदोई से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रिहा हो चुके हैं। अब्दुल्ला आजम जिला कारागार से रिहा हुए। 17 महीने से हरदोई जिला जेल में सजा काट रहे थे। तो ये जानकारी आपको बताते चले, सभी मुकदमों में जमानत मिलने के बाद ये बड़ी रिहाई, यानी कि समाजवादी पार्टी के अगर हम बात करें तो एक प्रमुख चेहरों में से गिने जाते हैं और ऐसे में बेहद अहम हो जाता है। काफी समय से जेल में सजा काट रहे थे और बात करें तो जो 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा उन्हें हुई थी और अब कहीं ना कहीं ये कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मानी जा रही है अब्दुल्ला आजम के लिए और सभी मुकदमों में जमानत जो है उन्हें मिल गई। शत्रु संपत्ति समेत 42 मामलों में उनकी रिहाई की गई। 2 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाने का यह मामला भी जो है उन पर लगा था, लेकिन अब ये बड़ी राहत, समर्थकों का एक बड़ा हुजूम जो है उनके साथ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी निकल के सामने आई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुलफाम खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गुलफाम, जिस तरीके से देखिए आप समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे में से आते हैं और काफी समय से जेल की सजा काट रहे थे, अब ये बड़ी राहत। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को करीब 17 महीने के बाद आज हरदोई जेल से रिहाई मिल गई है। आपको बता दूं उनके ऊपर जितने भी मामले चल रहे थे ज्यादा, उन सभी मामलों में हाई कोर्ट से उनको एक बड़ी राहत मिली है और उनको कहीं ना कहीं आज रिहा कर दिया गया है। और आज सुबह से ही उनके जितने भी समर्थक हैं और उनके रिश्तेदार हैं वो हरदोई जेल के बाहर सब जमावाड़ा लगा हुआ था और जैसे ही वो जेल से बाहर निकले उनके समर्थकों और रिश्तेदारों के उत्साह की लहर हो गई और कई गाड़ी में बैठकर वो रामपुर की निकल गए। तो कहीं ना कहीं अब आजम खान की फैमिली के लिए एक बड़ी राहत की बात है जो कोर्ट की तरफ से मिली है। जी बिल्कुल, अभी अगर हम बात करें समर्थकों में कैसा उत्साह, क्योंकि बड़ी भारी भीड़ यहां देखने को मिल रही है और ऐसे में हम अगर देखें तो पूरी तरह से जो मीडिया कर्मी है, साथ ही साथ पुलिस वाले हैं, उनके समर्थक है, सभी जो है घिरे हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरह से अब्दुल्ला आजम। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कोर्ट ने जैसे ही उनको राहत की बात करी हो, कहीं ना कहीं बेल की बात हुई है, तो उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जैसे ही लोगों को क्लियर हुआ कि आज हरदोई जेल से वो रिहा होंगे, तो सुबह से ही जो है वहां पे समर्थकों का और उनके रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा। उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम पुलिस की तरफ से भी कड़े इंतजाम किए गए थे। वहां पे अच्छा खासा पुलिस बल भी मौजूद था। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में और रिश्तेदारों में एक बहुत ही खुशी की लहर है कि 17 महीने के बाद अब्दुल्ला आजम जो है जेल से रिहा हुए। बिल्कुल, 17 महीने यानी कि एक लंबा वक्त होता है और ऐसे में जब ये राहत मिली है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनके अंदर कैसा उल्लास इस दौरान देखने को मिल रहा है, कितनी खुशी।
जी बिल्कुल, आज सुबह से ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो हरदोई के हो चाहे वो रामपुर के हो, तो कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो जेल के बाहर लगा हुआ था और एक उनके अंदर उत्साह देखने की बात थी, उनके चेहरों पे खुशी की लहर थी कि आज 17 महीने के बाद जो है वो कद्दावर नेता के बेटे अब्दुल्ला आजम जो है वो आज जेल से रिहा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके परिवार और उनके समर्थकों और उनके इदारों के लिए भी एक खुशी की बात है और एक राहत की बात है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए गुलफाम। तो ये आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए बड़ी राहत अब जो है 17 महीने से जेल में जो है सजा काट रहे थे और अब कहीं ना कहीं सपा समर्थकों में एक अलग ही खुशी और बताया जा रहा है सभी मामलों में जो है उन्हें राहत मिली है। मोहम्मद आजम खान साहब और उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित करते हुए जेल में बंद किया गया था। आज हम ईश्वर का, वाहेगुरु का, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला भाई की रिहाई का रास्ता साफ किया है और आज रिहा होकर के घर जाएंगे। मोहम्मद आजम खान साहब और उनके पूरे परिवार। बढ़ते हैं आगे, यूपी से खबर एक और आपको बताते चले लखनऊ से, जहां बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में 30,000 पुलिस भर्ती का बड़ा ऐलान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में घोषणा की है। तो 60,000 पुलिस पदों की भर्ती के बाद 30,000 और पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। अहम जानकारी आपको बताते चले, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में 30,000 पुलिस भर्ती का ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। 60,000 पुलिस पदों की भर्ती के बाद 30,000 और पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। तो महिलाओं के लिए 20% आरक्षण की सुविधा भी मिलेगी। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है और पुलिस भर्ती की जो भी तैयारियां कर रहे हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। अब एक बार फिर 30,000 पुलिस भर्ती का ऐलान यूपी सरकार की ओर से किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। हमने इसके साथ ही एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक अस्त्र प्रदान करते हुए अब तक 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों को और 171 रोहिंग्याओं को भी गिरफ्तार। बढ़ते आगे, एक और जानकारी आपको बताते चले, लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव को ये बड़ा झटका लगा है और जमीन के बदले नौकरी यानी कि लैंड फॉर जॉब से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को कोर्ट की ओर से बड़ा झटका। और इस मामले में दाखिल फाइनल चार्जशीट पर राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव और उनके बेटे और बेटी को समन भेजा है। राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी हेमा यादव और बेटे तेज प्रताप यादव समेत इस मामले में नामजद सभी आरोपियों को तलब किया है। बता दें कि सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट जो है वो दाखिल की थी और इसी आधार पर सभी आरोपियों को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।